अध्याय 321 स्वर्गीय रजत ज्वाला हेवनली सिल्वर फ्लेम। आर्यन उस सुंदर देवी को दर्द में देखकर मुस्कुराया। उसे लगा कि उसकी पिछली चोट का बदला पूरा हो गया है। मास्टर, मैंने आपसे कहा था कि आप इस सुंदर देवी के साथ युगल साधना कर लें। देखिए, अब वो आपको मारने की कोशिश कर रही हैं। अवनी ने आर्यन को डांटा कि उसने देवी के बेहोश रहते हुए मौका गंवा दिया और अब उसके पास सुंदर देवी के करीब जाने का कोई मौका नहीं था। अगर आर्यन को पता होता कि इस सुंदर देवी का स्वभाव ऐसा है तो वो उसकी मदद करने की जहमत ही नहीं उठाता। आर्यन ने उस दर्द में तड़पती उस सुंदर देवी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान अपने हाथ में मौजूद सोने के संदूक पर था। आर्यन ने इस संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से संदूक एक बहुत ही जटिल सील से बंद था। इसे खोलने के लिए आर्यन को उस जटिल सील को तोड़ना था। आर्यन ने संदूक की सील के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी वो इसे तोड़ने में विफल रहा। हे अवनी, क्या तुम इस सील को तोड़ने में मेरी मदद कर सकती हो? आखिरकार आर्यन ने अवनी से मदद मांगी। ये बहुत आसान है, मुझे आपकी मदद करने दें। अवनी ने संदूक की सील खोलने के लिए आर्यन का मार्गदर्शन करना शुरू किया। अवनी की मदद से संदूक की सील तुरंत गायब हो गई। अब आर्यन को बस संदूक खोलना था और देखना था कि उसके अंदर क्या है। क्लिक! सोने का संदूक खुला और जैसे ही वो खुला, संदूक के अंदर से तुरंत कुछ बाहर निकला। संदूक से जो निकला वो एक गरम चांदी जैसी ज्वाला, सिल्वर फ्लेम थी। उस चांदी जैसी ज्वाला ने आर्यन के शरीर को घेरना शुरू कर दिया। आर्यन ने महसूस किया कि ये आग उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। ज्वाला तेजी से उसके पूरे शरीर में फैलने लगी और उसकी प्रोफाउंड नसों में भी समा गई। जब ये चांदी जैसी ज्वाला उसके शरीर में गई तो आर्यन को कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि उसे एक बहुत ही सुखद एहसास हुआ। आर्यन को ऐसा लगा जैसे उस ज्वाला ने उसकी नसों में मौजूद साधारण अग्नि को खा लिया हो। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। उस ज्वाला ने तेजी से फैलते हुए आर्यन की सभी साधारण अग्नि को खत्म कर दिया और उसके सेज गॉड फ्लेम वेन्स की ओर बढ़ने लगी। वो ज्वाला सेज गॉड की अग्नि को भी खाना चाहती थी, लेकिन जब वो चांदी जैसी ज्वाला सेज गॉड की नसों में प्रविष्ट हुई तो पासा पलट गया। सेज गॉड की नसों ने उस चांदी जैसी ज्वाला को ही खाना शुरू कर दिया। वो ज्वाला एक ब्लैक होल की तरह सेज गॉड की अग्नि द्वारा सोख ली गई। पलक झपकते ही सारी चांदी जैसी ज्वाला आर्यन की सेज गॉड नसों में समा गई। वो चांदी जैसी ज्वाला आसानी से सेज गॉड नसों द्वारा पालतू बना ली गई। अभी क्या हुआ? आर्यन को समझ नहीं आया। शुरू से अंत तक उसने कुछ नहीं किया था। उसने बस अपनी सेज गॉड नसों को उस ज्वाला को सोखते हुए देखा था। मास्टर, आप अद्भुत हैं। आपने सफलतापूर्वक स्वर्गीय ज्वाला के साथ संलयन कर लिया है। स्वर्गीय ज्वाला? तो वो चांदी जैसी ज्वाला एक स्वर्गीय ज्वाला थी? आर्यन ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। आर्यन को स्वर्गीय ज्वालाओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी। स्वर्गीय ज्वालाएं इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली अग्नि होती हैं, जिसकी शक्ति साधारण अग्नि से कहीं अधिक होती है। यहाँ तक कि अमर पक्षी की ज्वाला भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। स्वर्गीय ज्वालाएं 12 प्रकार की होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी शक्ति होती है। अगर आर्यन को सही याद था तो ये स्वर्गीय रजत ज्वाला शक्ति की सूची में तीसरे स्थान पर होनी चाहिए। यही कारण था कि आर्यन चकित था। उसे उम्मीद नहीं की कि वो इतनी आसानी से इसके साथ संलयन कर पाएगा। वो सुंदर देवी भी ये देखकर स्तब्ध रह गई कि आर्यन ने स्वर्गीय ज्वाला को इतनी आसानी से वश में कर लिया। स्वर्गीय ज्वाला के साथ संलयन करना आसान नहीं होता, इसमें जान का रिस्क होता है। एक छोटी सी गलती भी इंसान को राख बना सकती है। उसने पहली बार किसी को बिना किसी दर्द के इतनी आसानी से स्वर्गीय ज्वाला को वश में करते हुए देखा था। अब उस सुंदर देवी की रुचि इस युवक में जागने लगी। आर्यन ने उस स्वर्गीय रजत ज्वाला को उपयोग करने की कोशिश की। उसके हाथ में एक चांदी के रंग की ज्वाला प्रकट हुई जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। भले ही वो वश में थी, लेकिन उसकी शक्ति आर्यन की पिछली साधारण अग्नि से कहीं अधिक थी। आर्यन अपनी इस नई शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। उसने अपने दाएं हाथ में स्वर्गीय रजत ज्वाला ली और बाएं हाथ में साधारण अग्नि। उसने दोनों को गुफा की दीवार पर फेंका। धड़ाम धड़ाम विस्फोट हुआ और गुफा जोर से हिलने लगी। भले ही आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन विनाशकारी प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। सामने की दीवार पर 2 छेद बन गए थे, एक छोटा और एक बहुत बड़ा। छोटा छेद साधारण अग्नि का परिणाम था और बड़ा छेद स्वर्गीय रजत ज्वाला का। साधारण अग्नि और स्वर्गीय ज्वाला के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। जैसा कि प्रसिद्ध था कि स्वर्गीय ज्वालाएं असाधारण होती हैं, वो सच साबित हुआ। आर्यन बहुत खुश था कि उसे इतनी महान चीज मिली। उसकी ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। अब यह करने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने जाने का फैसला किया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? उस सुंदर देवी ने आर्यन को रोका।
जाहिर है मैं यहां से जा रहा हूं, और क्या? आर्यन ने जवाब दिया। मेरी स्वर्गीय रजत ज्वाला चुनाने के बाद तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सुंदर देवी क्रोधित थी क्योंकि आर्यन ने उसकी चीज ले ली थी। सुंदर देवी ने अपने दांत पीसे और गुस्से के कारण उसकी पीठ का घाव फिर से खुल गया। खून बहने लगा और उसे फिर से असहनीय दर्द महसूस हुआ। तुम एक डॉक्टर हो ना, कृपया मुझे तुरंत बचाओ। सुंदर देवी ने आर्यन से मदद मांगी। वो अब और दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं चाहता। अगर मैं करीब आया तो तुम फिर से मुझ पर हमला करोगी। मैं मूर्खतापूर्ण मौत नहीं मरना चाहता। आर्यन ने मना कर दिया। मदद करने के बजाय उसने उसे दर्द में ही छोड़ना बेहतर समझा। अध्याय 322 मीरा। सुंदर देवी अब अपने दर्द को और सहन नहीं कर पा रही थी। मैं तुमसे विनती करती हूं कि मेरे घाव का इलाज करने में मेरी मदद करो। इस बार उस सुंदर देवी ने चमकती आंखों से आर्यन से भीख मांगी। आर्यन ने सीधे उस सुंदर देवी की पारदर्शी आंखों में देखा। उसे लगा कि उसकी आंखें उसकी आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। आर्यन को तुरंत एहसास हो गया कि वो उस वशीकरण तकनीक का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है जो वो उस पर इस्तेमाल कर रही थी। सुंदर देवी काफी हैरान थी कि आर्यन ने इतनी आसानी से उसकी दिमागी वशीकरण तकनीक को खारिज कर दिया। आर्यन जैसा एक कमजोर इंसान उसकी तकनीक से लड़ सके, ये पूरी तरह से असंभव था। तो तुम मुझे वशीकरण तकनीक से नियंत्रित करना चाहती हो? बस सपना देखो। आर्यन ने उस सुंदर देवी का मजाक उड़ाया जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लगा कि इस सुंदर देवी के मन में उसके लिए कोई नेक इरादा नहीं है, इसलिए आर्यन के लिए ऐसी महिला से दूर रहना ही बेहतर था। आर्यन गुफा के मुहाने की ओर जाने लगा। रुको, जाओ मत। सुंदर देवी ने आर्यन को रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से इस समय उसके पास उसे रोकने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। कृपया मुझे बचा लो, मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहोगे। सुंदर देवी अब और सहन नहीं कर सकी। वो आर्यन के सामने खुद को ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गई। ये सुनकर आर्यन रुक गया। जो कुछ भी मैं चाहूं, तुम मुझे क्या दे सकती हो? आर्यन जानना चाहता था कि एक सुंदर देवी उसे क्या दे सकती है। जो कुछ भी तुम चाहो, जब तक तुम मुझे ठीक कर सकते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। सुंदर देवी ने अपनी रणनीति बदल दी ताकि आर्यन उसका इलाज करने के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर आर्यन थोड़ा खुश हुआ। सच में? तो फिर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी महिला बनो। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने तुरंत कुछ अप्रत्याशित मांग लिया। आर्यन को लगा था कि अपने स्वभाव के कारण वो सुंदर देवी इस अनुरोध को ठुकरा देगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। सुंदर देवी ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। हाँ? सुंदर देवी का जवाब सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये महिला ऐसा जवाब देगी। सुंदर देवी ने अपने दांत पीसे। वो आर्यन से बात करते समय खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। इस बेशर्म आदमी ने इतनी निर्लज बात पूछने की हिम्मत कैसे की? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, वो आर्यन की आंखों को फोड़ने का इरादा रखती थी, क्योंकि उसने उसका शरीर देखा था। वो आर्यन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? भले ही मैंने वादा किया है, कृपया मेरा इलाज करो। सुंदर देवी की आवाज इतनी कोमल हो गई कि आर्यन को लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों। ठीक है, आर्यन ने वादा किया और तुरंत उसके पास गया। सुंदर देवी मुड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उसका नग्न शरीर देखे। आर्यन थोड़ा निराश था, वो केवल उसकी घायल पीठ ही देख सकता था। खैर कोई बात नहीं, जल्द ही ये सुंदर देवी उसकी बाहों में होगी। आर्यन ने फेरी गेट के स्टोरेज रूम से एक बोतल निकाली जिसमें घावों को तेजी से भरने वाली औषधि थी। ये उस पाउडर से कहीं बेहतर थी जो उसने पहले इस्तेमाल किया था। आर्यन ने औषधि को घाव पर डालना शुरू किया। ओह हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, आर्यन ने पूछा। मेरा नाम मीरा है, और तुम कौन हो? आर्यन का विश्वास जीतने के लिए मीरा ने उसका नाम पूछा। मेरा नाम आर्यन है, तुम मुझे आर्यन कह सकती हो। मीरा से बात करते हुए वो बहुत खुश था। उसे लगा कि ये देवी उतनी बुरी नहीं है जितना उसने सोचा था। औषधि डालने के बाद आर्यन ने एक पाउडर छिड़का जो घाव के निशान को पूरी तरह मिटा देगा। वो नहीं चाहता था कि मीरा के सुंदर शरीर पर कोई दाग रहे। इसके बाद उसने सावधानी से पट्टी बांधी। इलाज के दौरान कभी कभी उसने उसके संपूर्ण शरीर को छुआ। मीरा का शरीर स्पर्श करने में बहुत सुखद था। आर्यन मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि मीरा ने उसके स्पर्श को विरोध नहीं किया। ऐसा लगा जैसे वो वास्तव में उसकी महिला बनना चाहती है। अवनी ने सही कहा था, इस महिला की ये एनर्जी बहुत शुद्ध थी। सिर्फ उसे छूने से ही आर्यन को प्रचुर ऊर्जा मिल रही थी। उधर मीरा खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो किसी आदमी को अपना शरीर देखने और छूने देगी। ये एक अक्षम्य अपमान था। एक पवित्र देवी जिसे आज आर्यन जैसे व्यक्ति ने कलंकित किया था। आखिरकार इलाज पूरा हुआ। मीरा ने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से कपड़े निकाले और खुद को सफेद प्राचीन पोशाक में ढक लिया। वो वास्तव में एक देवी की तरह लग रही थी। मीरा ने पारदर्शी आंखों से आर्यन की ओर देखा और तेजी से उसके सामने आ गई। इलाज के बाद अब वो थोड़ी हलचल कर सकती थी और जो चाहे वो करने के लिए स्वतंत्र थी। सबसे पहले मीरा को उस चोर से बदला लेना था जिसने उसका अपमान किया था।
न केवल उसका अपमान हुआ बल्कि आर्यन ने उसकी स्वर्गीय ज्वाला भी ले ली थी। वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मीरा ने अपना बर्फ जैसा कोमल हाथ आर्यन की गर्दन की ओर बढ़ाया और उसे पकड़कर हवा में उठा लिया। आर्यन को लगा था कि वो उसे गले लगाएगी, लेकिन उसने उसका गला घोंट दिया। तुम क्या कर रही हो? जल्दी मुझे नीचे उतारो। क्या तुमने पहले वादा नहीं किया था? आर्यन ने चिल्लाकर कहा। मीरा ने उसे छोड़ने के बजाय अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिससे आर्यन को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तुम नीच चोर, तुमने इस युवती के शरीर को कलंकित करने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। मीरा वास्तव में उसे मारने का इरादा रखती थी। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि वो अपना वादा तोड़ेगी। यदि उसे पता होता कि मीरा शुरू से ही बेईमान थी तो उसने उसे दर्द में ही मर जाने दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मीरा ने अपनी थोड़ी शक्ति वापस पा ली थी, जो आर्यन को 1000 बार मारने के लिए काफी थी। अध्याय 323 मीरा से बदला लेना। मास्टर, आप इस महिला पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकते हैं? देवलोक से आने वाली देवी आपके यहाँ की महिलाओं से अलग होती हैं। उन्हें सिर्फ एक एहसान करके हासिल करना आसान नहीं है, अवनी ने आर्यन के मन में कहा। शुरुआत से ही अवनी ने जानबूझकर आर्यन को मीरा के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। वो चाहती थी कि आर्यन ये जान ले कि देवलोक की महिलाओं को पाना इतना आसान नहीं है। अवनी की बात सुनने में अब बहुत देर हो चुकी थी। अब आर्यन का जीवन देवी मीरा के हाथों में था। आर्यन उस सुंदर महिला के हाथों में मरना नहीं चाहता था जिसे उसने बचाया था। ऐसा लगा जैसे अब आर्यन को मीरा पर हमला करना ही होगा। ये काफी अच्छा अवसर था। आर्यन मीरा के बहुत करीब था। वो मीरा जैसी सुंदर देवी से निपटने के लिए किंग्स हार्ट तकनीक का उपयोग कर सकता था। आर्यन ने मीरा की कलाई को छुआ, जिसका उपयोग उसने उसका गला घोंटने के लिए किया था। उसने किंग्स हार्ट तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। आर्यन को उम्मीद थी कि यह तकनीक मीरा के खिलाफ काम करेगी, जिसका साधना स्तर डिवाइन रेल्म तक पहुंच चुका था। जैसे ही आर्यन की उंगली ने उसके शरीर को छुआ, मीरा को बिजली के करंट जैसा झटका महसूस हुआ। उसका शरीर अचानक गर्म और असहज हो गया। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसका शरीर अचानक इतना गर्म और असहज कैसे हो गया? मीरा के शरीर की ताकत ढीनी पड़ने लगी। वे हाथ जिनसे उसने आर्यन का गला घोंटा था, वे भी ढीले होने लगे। आर्यन ने मीरा से बचने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। जब उसने देखा कि मीरा का चेहरा लाल हो गया है और वो असहज दिख रही है, तो वो दुष्टता से मुस्कुराया। मीरा ने महसूस किया कि उसके शरीर की ऊर्जा गायब हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी प्रोफाउंड ऊर्जा को किसी ने सील कर दिया हो। वो जमीन पर गिर पड़ी। मीरा बिल्कुल असहाय लग रही थी। उसने आर्यन की ओर देखा, जो उसकी ओर देखकर शैतानी मुस्कुरा रहा था। वो जानती थी कि ये निश्चित रूप से आर्यन की ही करतूत है। नीच चोर, तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी प्रोफाउंड ऊर्जा क्यों गायब हो गई? अत्यंत असहज महसूस करते हुए मीरा ने आर्यन से पूछा। कौन जानता है, शायद ये स्वर्ग से दी गई सजा है, क्योंकि तुमने अपना वादा तोड़ा है। मीरा को इस हालत में देखकर आर्यन बहुत संतुष्ट दिख रहा था। मीरा को आर्यन की बात पर यकीन नहीं हुआ। ये चोर ही निश्चित रूप से इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब आर्यन की उंगली ने उसके शरीर को छुआ था। उसे यकीन था कि आर्यन ने उसे बिना बताए कोई जहर दिया होगा। ये आदमी बहुत ही नीच था। जल्दी से मुझे इसका मारक दो, वरना मैं तुम्हें और इस ग्रह को नष्ट कर दूंगी। मीरा ने मारक मांगा और साथ ही आर्यन और इस ग्रह को नष्ट करने की धमकी भी दी। आर्यन को मीरा की बातों से खुशी नहीं हुई। इस स्थिति में भी मीरा के पास उसे धमकी देने का समय था। क्या देवलोक की सभी सुंदर देवियों का स्वभाव वास्तव में ऐसा ही होता है? ये स्वाभाविक ही था कि गुरु वसंत ने आर्यन को देवलोक में महिलाएं ढूंढने के लिए नहीं जाने दिया। पता चला कि वहां की महिलाओं के दिल ऐसे होते हैं जिन्हें पिघलाना एक पुरुष के लिए कठिन है। देवलोक में अधिकांश महिलाएं केवल साधना के मार्ग पर चलती हैं। उन्हें किसी पुरुष के साथ संबंध बनाने की वास्तव में परवाह नहीं होती। वैसे भी यदि उनका साधना स्तर ऊंचा हो तो वे अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। यही कारण था कि देवलोक की महिलाओं के दिल को जीतना कठिन था। आर्यन को अब कोई परवाह नहीं थी। वो अब मीरा के प्रति दयालु नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मीरा ने उसे अपने करीब आते देखा। न जाने क्यों जब वो पास आया तो वो थोड़ी डर गई। पास आने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसने फिर से धमकी दी। आर्यन को उसका ये रवैया और भी नापसंद आया। वो उसके सामने पहुंचा और अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। उसने मीरा का अत्यंत सुंदर चेहरा देखा। इतने सुंदर चेहरे के साथ वो वास्तव में एक देवी कहलाने के योग्य थी। मीरा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। मैं तुम्हारे प्रति कई बार दयालु रहा हूं, लेकिन तुम मुझे इस तरह का रवैया दिखा रही हो। मैं तुम्हें हर चीज की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। आर्यन ने उस प्राचीन पोशाक को नष्ट कर दिया जो मीरा ने पहनी थी। मीरा ये देखकर स्तब्ध रह गई कि उसके कपड़े टुकड़ों में बिखर गए। कितनी सुंदर है! आर्यन ने उसके संपूर्ण शरीर को देखा और उसकी त्वचा के हर इंच को सहलाना शुरू कर दिया।
जैसे ही उसके शरीर को आर्यन के हाथों ने छुआ, मीरा को एक अत्यंत सुखद अनुभव हुआ। ये पहली बार था जब उसने ऐसी संवेदना महसूस की थी। आर्यन उसके वक्षों की ओर बढ़ा और उन्हें दबाना शुरू कर दिया। स्पर्श का अनुभव असाधारण था। वे बहुत ही कोमल और कसे हुए थे। आह, मीरा बहुत ही कोमल आवाज में कर रहने लगी। उसकी आवाज बहुत सुखद थी, जिसे सुनकर आर्यन के भीतर उत्तेजना बढ़ गई। वो अब और सहन नहीं कर सकता। वो वास्तव में उसकी ओर आकर्षित था। आर्यन ने उसकी गुलाबी कलियों का स्वाद चखना शुरू किया। वे अभी भी शुद्ध गुलाबी दिख रही थीं और बहुत सुंदर थीं। उसने उन्हें अपने मुंह में लिया और एक बच्चे की तरह चूसना शुरू कर दिया। आह, वो लगातार कर रहने लगी। ये संवेदना उस देवी के लिए बहुत अधिक थी जो अभी तक कुंवारी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पुरुष उसे इस हद तक प्रताड़ित करेगा। इसके अलावा वो विरोध भी नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि वो आर्यन द्वारा चूसे जाने का एहसास भी आनंद ले रही थी। रुक जाओ, प्लीज मत काटो। आह, वो कर रहने लगी। आर्यन इसका आनंद ले रहा था। उसने और चूसना शुरू कर दिया। मीरा अब इस उत्तेजना को और सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि उसके निचले भाग से कुछ निकलने वाला है। आह, रुक जाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने आर्यन को खुद से दूर रखने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उसकी ताकत उसे हटाने के लिए काफी नहीं थी। आह, 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 वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अध्याय 324 सुंदर देवी की मुख सेवा का अनुभव। ये पहली बार था जब मीरा सुख के उस शिखर पर पहुंची थी। यह एहसास बहुत ही असाधारण था। उसने पहले कभी इस तरह की भावना का अनुभव नहीं किया था। चरम सीमा पर पहुंचने के बाद मीरा का शरीर जोर जोर से कांप रहा था। वो अभी भी बहुत संवेदनशील महसूस कर रही थी। आर्यन ने मीरा को आराम नहीं करने दिया। उसने उसका चेहरा उठाया और उसके चेहरे जैसे होठों को चूमना शुरू कर दिया। मीरा के पास अब विरोध करने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। जब आर्यन ने उसे चूमा तो वो केवल आत्मसमर्पण ही कर सकी। उसका पहला चुंबन एक ऐसे आदमी ने छीन लिया था जिससे वो अभी मिली थी। मीरा ने खुद को असहाय महसूस किया। आर्यन को मीरा की स्थिति की परवाह नहीं थी। वो बस अपने सामने मौजूद इस सुंदरता का आनंद लेना चाहता था। उसने अपनी जीभ मीरा के मुंह में डाली और मीरा के पास उसके सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। आर्यन ने मीरा की जीभ को अपने घेरे में ले लिया। उसका मुंह शहद की तरह बहुत मीठा था। इस सुंदर देवी को चूमते समय आर्यन वास्तव में इसका आदी हो गया था। मीरा भी धीरे धीरे उस चुंबन के आनंद में डूबने लगी। बिना महसूस किए वो पूरी तरह से इस कामुक चुंबन में खो गई। आर्यन का हाथ मीरा के निचले हिस्सों के साथ खेलने लगा। मीरा के उस गुप्त बगीचे वाले हिस्से में बिल्कुल भी बाल नहीं थे। वो वास्तव में बहुत साफ और कोमल था। ये देखकर आर्यन और भी उत्साहित हो गया। पता चला कि मीरा एक सफेद बाघिन जैसी महिला है। इस तरह की महिला की वासना अगर एक बार जाग जाए तो उसे संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यह अप्रत्याशित था कि मीरा जैसी देवी एक सफेद बाघिन होगी। मीरा को महसूस हुआ कि कोई उसके सबसे निजी हिस्से को छू रहा है। उसने आर्यन के हाथ को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसकी कोशिश को विफल कर दिया और उस यिन ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया जो मीरा ने अभी अभी बाहर निकाली थी। मीरा अपना होश खोना शुरू कर रही थी। वो पवित्र सुंदर देवी असीम वासना में पूरी तरह से डूब गई थी। आर्यन की तकनीक से वो कई बार शिखर तक पहुंच चुकी थी। अब आर्यन ने उसे चूमना बंद किया और अपने कपड़े उतारने लगा। जब आर्यन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए तो मीरा के चेहरे के सामने एक विशाल और डरावना अंग प्रकट हुआ। मीरा के पास अभी भी होश का एक अंश बाकी था। वो एक पुरुष के उस मजबूत और भयानक अंग को देखकर स्तब्ध रह गई। ये पहली बार था जब मीरा ने किसी पुरुष का इतना बड़ा अंग देखा था। उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। उसे वो देखकर बेचैनी महसूस हो रही थी। आर्यन ने मीरा का चेहरा पकड़ा और अपने अंग से उसके सुंदर चेहरे पर हल्की चोट की। जल्दी अपना मुंह खोलो। आर्यन ने मीरा से मुंह खोलने को कहा। वो एक सुंदर देवी के मुंह का स्वाद चखना चाहता था। मीरा ने अपना सिर हिलाया। वो अपना मुंह नहीं खोलना चाहती थी। आर्यन इस बात से चिढ़ गया कि मीरा अभी भी मना कर रही है। उसने फिर से उसके चेहरे पर प्रहार किया। आर्यन के अंग की गंध से मीरा का सिर चकराने लगा और बिना सोचे समझे उसने अपना मुंह खोल दिया। ये आर्यन का मौका था। उसने तुरंत अपना अंग मीरा के कोमल मुंह में डाल दिया। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे ये सोचकर ही उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन उसका मुंह बहुत नम और आरामदायक था। आर्यन को बड़ी संतुष्टि मिली। उसने मीरा का सिर पकड़कर अपनी गति बढ़ा दी।
इसे चूसो। अगर तुमने मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने उसे धमकी दी। गुफा में चूसने की आवाजें गूंजने लगी। कुछ समय बाद मीरा को अब पहले जैसी घृणा महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे भी इसमें आनंद आने लगा था। वो वास्तव में आर्यन के नियंत्रण में आ गई थी। आर्यन ने उससे कहा, इसे अच्छे से करो, मैं तुम्हें बाद में एक अच्छा उपहार दूंगा। मीरा की कुशलता उसकी पत्नियों जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके मुंह के अंदर का एहसास बहुत सुखद था। वो 15 मिनट तक ये सेवा करती रही, जिससे उसका जबड़ा सुन्न होने लगा। अब आर्यन अपनी सीमा पर था। उसने मीरा का सिर कसकर पकड़ा और गति तेज कर दी। मीरा को लगा कि उसका गला घुट रहा है जब आर्यन का अंग बहुत गहराई तक चला गया। मैं निकलने वाला हूं। आर्यन ने अपनी यांग ऊर्जा की धार मीरा के मुंह में छोड़ दी। मीरा का मुंह भर गया क्योंकि वो इस प्रवाह को पूरी तरह समाहित नहीं कर पा रही थी। इसे निगल लो, आर्यन ने आदेश दिया। मीरा ने उस गाढ़े तरल को निगलने की कोशिश की। शुरू में उसे थोड़ी घृणा आई, लेकिन स्वाद चखने के बाद उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। ये देवलोक से किसी भी भोजन से कहीं बेहतर था। उसने सब कुछ निगल लिया और उसे अपना पेट भरा भरा महसूस हुआ। आर्यन ने नीचे लेटी मीरा को देखा। वो तरल को खाते समय बहुत आकर्षक लग रही थी। वो तुरंत उसके साथ युगल साधना करना चाहता था। लेकिन तभी अचानक मीरा के हाथ में एक पत्थर प्रकट हुआ, जिससे बहुत तेज और चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। पूरी गुफा उस रोशनी से भर गई और एक पल के लिए आर्यन को कुछ दिखाई नहीं दिया। लगभग 10 सेकंड बाद जब आर्यन की दृष्टि वापस आई तो उसने देखा कि मीरा वहां से गायब हो चुकी थी। उसने चारों ओर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मास्टर, उस महिला ने टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग किया है, जिससे वो इस ग्रह पर किसी भी रैंडम जगह पर जा सकती है। आप उसे यहां नहीं ढूंढ पाएंगे, अवनी ने बताया। धिक्कार है। आर्यन ने अपने दांत पीसे। मीरा भागने में सफल हो गई थी। उसे लगा कि वो सुंदर देवी वापस आकर उससे बदला जरूर लेगी। मास्टर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने आपकी यांग ऊर्जा का स्वाद चख लिया है। अब वो आपके पकड़ से बच नहीं पाएगी, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे विश्वास था कि मीरा अब आर्यन को छोड़कर नहीं जा पाएगी। देर सवेर वो उसे ढूंढते हुए वापस जरूर आएगी, क्योंकि एक देवी भी किंग्स हार्ट टेक्निक से नहीं बच सकती। अध्याय 325 नलिनी। आर्यन थोड़ा निराश था। भले ही उसका इरादा मीरा के साथ कुछ रोमांचक करने का था, लेकिन यह अप्रत्याशित था कि मीरा इतने महत्वपूर्ण क्षण में भाग जाएगी। निराशा के भाव के साथ आर्यन ने अपने कपड़े वापस पहने। आर्यन का छोटा भाई अभी भी अपना सिर उठाए हुए था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस उत्तेजना को शांत करने के लिए माधुरी को ढूंढना ही होगा। थोड़ी निराशा के साथ आर्यन गुफा से बाहर निकला। उसने राजधानी लौटने का फैसला किया, जहां माधुरी और ऐश्वर्या थीं। आर्यन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और पूरी गति से राजधानी की ओर उड़ान भरी। भले ही वो मीरा को पूरी तरह हासिल करने में विफल रहा, लेकिन आर्यन की ये उपलब्धि कम नहीं थी। वो एक बहुत ही शक्तिशाली स्वर्गीय ज्वाला यानी हेवनली फ्लेम प्राप्त करने में सफल रहा था। जब आर्यन राजधानी की ओर उड़ रहा था तो उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने अपने चेहरे पर मुखौटा पहना हुआ था। इस महिला के बाल सुनहरे थे और उसने सुनहरे कपड़े पहने हुए थे। इस महिला की आकृति को बहुत ही उत्तम तरीके से वर्णित किया जा सकता था। ये महिला एक असाधारण कुलीन आभा बिखेर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने मुखौटा पहना हुआ था। अपने सामने मंडराती रहस्यमयी महिला को देखकर आर्यन रुक गया। उसने अपने सामने खड़ी महिला को देखा और पूछा, तुम कौन हो? आर्यन इस रहस्यमयी महिला के प्रति काफी सतर्क था। वो उसके साधना स्तर को समझ नहीं पा रहा था। इसके दो ही कारण हो सकते थे। या तो उस महिला ने विशेष कलाकृतियों का उपयोग करके अपना साधना स्तर छिपाया हुआ था, या फिर उसका साधना स्तर आर्यन से कहीं अधिक ऊंचा था। यदि वास्तव में इस महिला का साधना स्तर आर्यन से ऊंचा था, तो संभावना थी कि वो आधा कदम दूर डिवाइन रेल्म के स्तर पर थी, या शायद उसने पहले ही डिवाइन नेसेंट रेल्म में प्रवेश कर लिया था। इसी वजह से आर्यन काफी सतर्क था। मास्टर, इस महिला का शरीर घायल है। मैंने देखा कि उसकी कुछ मेरिडियन लाइनें यानी नाड़ियां बहुत बुरी तरह घायल हैं और उन्हें ठीक करना कठिन है। अवनी ने आर्यन को बताया कि सामने खड़ी रहस्यमयी महिला का शरीर जख्मी है। आर्यन ने उस रहस्यमयी महिला को ध्यान से देखना शुरू किया। अवनी ने जो कहा वो सच था। ये वास्तव में घायल थी और उसकी कुछ नाड़ियां काफी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। आर्यन को लगा कि उसकी नाड़ियों को ठीक करना मुश्किल होगा और बहुत संभव था कि किसी ने उसे जानबूझकर इस हाल में पहुंचाया हो। अवनी,
क्या तुम्हें लगता है कि ये महिला शक्तिशाली है? मैं इसके साधना स्तर को बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा हूं। अवनी सोचने लगी। जब ये महिला अपनी महिमा के शिखर पर थी, तब इसकी शक्ति उस मीरा से कहीं अधिक थी, जिससे तुम अभी मिले हो। यहां तक कि ये महिला मीरा से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। चूंकि इस महिला का शरीर घायल है, इसलिए इसका साधना स्तर भी काफी गिर गया है। अभी ये आधा कदम दूर डिवाइन रेल्म के स्तर पर है। इस मानसिक स्थिति के साथ इसके लिए डिवाइन नेसेंट रेल्म में फिर से प्रवेश करना बहुत कठिन है। अवनी ने उस रहस्यमयी महिला के बारे में विस्तार से समझाया। क्या इसकी शिखर शक्ति अभी की मीरा से भी अधिक शक्तिशाली है? ये महिला कितनी शक्तिशाली है? आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में उसकी मुलाकात इतनी शक्तिशाली दो महिलाओं से होगी। मैं नहीं जानती, लेकिन निश्चित रूप से ये महिला कमजोर नहीं है। ये एक पूर्व साधिका है जिसका साधना स्तर डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म में था। इसलिए निश्चित रूप से इसकी शक्ति वैसी नहीं है जैसी सतह पर दिखती है। अवनी को भी इसकी पूरी शक्ति का अंदाजा नहीं था, पर यह तय था कि वो अत्यंत शक्तिशाली थी, क्योंकि वो कभी डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म तक पहुंची थी। आर्यन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला कभी डिवाइन ओवरलॉर्ड रेल्म की साधिका रही होगी। इसका मतलब था कि उस समय इसकी शक्ति गुरु वसंत से कम नहीं रही होगी, या शायद ये गुरु वसंत से भी कहीं अधिक शक्तिशाली रही होगी। आर्यन के मन में नकाबपोश महिला के प्रति जिज्ञासा पैदा होने लगी। नलिनी ने आर्यन को देखा। उसे आर्यन के शरीर से एक जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। मुझे बताओ, क्या तुम अभी किसी ऐसी महिला से मिले हो जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद हैं? नलिनी ने पूछा कि क्या आर्यन अभी मीरा से मिला था। आर्यन ये सुनकर अचंभित रह गया कि नलिनी को पता है कि वो आमीरा के साथ था। उसे लगा कि सामने खड़ी ये रहस्यमयी महिला मीरा की दुश्मनों में से एक हो सकती है। मैं ऐसी किसी महिला से नहीं मिला जिसका तुम जिक्र कर रही हो। आर्यन ने नलिनी के सामने अनजान बनने का पत्थर बेहतर समझा। आखिर इस समय उसने राइडर इन पेंडेंट से अपनी शक्ति छिपाई हुई थी, इसलिए विरोधी पक्ष को उसकी शक्ति का पता नहीं चलना चाहिए था। उसे इस महिला के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहिए था, वरना ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मुझे तुम्हारे शरीर से उस महिला की सुगंध आ रही है। नलिनी उस सुगंध से काफी परिचित थी। ये निश्चित रूप से मीरा की ही महक थी। आर्यन ने अपने शरीर को सूंघा। ये सच था कि मीरा की अत्यंत मनमोहक सुगंध अभी भी उसके शरीर पर बसी हुई थी। ऐसा लगा जैसे इसी सुगंध ने नलिनी को उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन का अंदाजा सही था। ये महिला मीरा के बारे में जानती थी। ये रहस्यमयी महिला भी मीरा की तरह ही देवलोक से आई होगी, वरना वो मीरा को कैसे जानती? नलिनी ने आर्यन को देखा। ऐसा लगा जैसे वो आर्यन से नफरत करती हो। नलिनी का एक पुरुष के साथ बहुत बुरा अनुभव रहा था, जिसने उससे झूठ बोलने की हिम्मत की थी। जिस कारण नलिनी इस हाल में पहुंची थी, वो ये था कि उसे उस पुरुष ने धोखा दिया था जिस पर उसने सबसे अधिक विश्वास किया था। इसी वजह से वो उन पुरुषों से नफरत करती थी जो उससे झूठ बोलते थे। हाँ, मैं उस महिला से मिला था जिसका तुमने जिक्र किया, पर क्या बात है? तो वो महिला अब कहाँ है? नलिनी ने पूछा कि मीरा कहाँ है? मुझे क्या बता, वो महिला टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके चली गई। आर्यन ने सच बता दिया। नलिनी ने कुछ नहीं कहा। वो आर्यन की ओर उड़ी। उसका इरादा आर्यन पर हमला करने का था। जब नलिनी उस पर हमला करने वाली थी, आर्यन ने तुरंत युद्ध की स्थिति बना ली और अपनी सेज गॉड फ्लेम वेन्स को खोल दिया। धड़ाम! रात के आकाश में आर्यन और नलिनी के बीच वारों का आदान प्रदान हुआ। इस मुकाबले में आर्यन को सैकड़ों मीटर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि नलिनी केवल कुछ ही मीटर पीछे हटी। अध्याय 326 गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा। आर्यन की शक्ति का पता चलने पर नलिनी चकित रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम उम्र के इस व्यक्ति की शक्ति उसका मुकाबला करने में सक्षम होगी। पिछले प्रहारों के आदान प्रदान से आर्यन ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि इस महिला की शक्ति वास्तव में बहुत अधिक है। अपनी सेज गॉड फ्लेम वेन्स को खोलने के बाद भी इस महिला से लड़ते समय आर्यन हार रहा था। हे मिस, आपने मुझ पर अचानक हमला क्यों किया? मैंने आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं, तो फिर आप मुझे चोट क्यों पहुंचाना चाहती हैं? नलिनी इस रहस्यमयी महिला के व्यवहार से संतुष्ट नहीं था। तुमने मुझसे झूठ बोला? जल्दी बताओ, वो महिला कहाँ है? नलिनी ने आर्यन को तुरंत बताने के लिए कहा कि मीरा कहाँ है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं पता। वो महिला टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके चली गई। क्यों ना आप खुद ही उसे ढूंढ लें? आर्यन ने नलिनी पर तंज कसा। आर्यन अभी भी इस बात से चिढ़ा हुआ था कि मीरा उसके चंगुल से भागने में सफल रही थी। नलिनी को आर्यन की बात पर यकीन नहीं हुआ। आर्यन ने उससे पहले झूठ बोला था, इसी वजह से नलिनी अब आर्यन पर वास्तव में भरोसा नहीं कर पा रही थी। मेरा धैर्य सीमित है, जल्दी बताओ वो महिला कहाँ है? तुम उसे जरूर कहीं छिपा रहे हो। नलिनी ने अंदाजा लगाया कि ये आदमी मीरा को कहीं छिपा रहा है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? वो महिला वास्तव में टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके चली गई है। आर्यन की आवाज तेज होने लगी थी। नलिनी ने फिर भी विश्वास नहीं किया। वो आर्यन पर और भी अधिक क्रोधित दिखने लगी। उसने एक शुद्ध ज्वाला छोड़ी जो अत्यंत शक्तिशाली थी।
वो आग सुनहरे रंग की थी। स्वर्गीय ज्वाला, हेवनली फायर। ये खोज देखकर आर्यन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला के शरीर में भी स्वर्गीय ज्वाला है। ये स्वर्गीय स्वर्ण ज्वाला शक्ति की सूची में 5वें स्थान पर थी। इसका मतलब था कि ये अभी भी आर्यन की स्वर्गीय रजत ज्वाला, जो 3रे स्थान पर थी, उससे नीचे थी। ऐसा लगता है कि तुम्हें बोलने के लिए मुझे कठोर तरीके अपनाने होंगे। नलिनी को आर्यन से निपटने के लिए मजबूरन सख्ती बरतनी पड़ी। नलिनी की स्वर्गीय ज्वाला ने आर्यन की ओर निशाना साधा और सुनहरी आग ने आर्यन के शरीर को चारों ओर से घेर लिया। वो आर्यन उस सुनहरी ज्वाला की कैद में फंस गया। वो ज्वाला काफी गर्म थी। नलिनी को विश्वास था कि इस कैद में रहने पर आर्यन इसे सहन नहीं कर पाएगा। उसका इरादा आर्यन को मारना नहीं था, वो केवल उसे प्रताड़ित करना चाहती थी ताकि वो मीरा का ठिकाना बता दे। परंतु उस कैद के अंदर आर्यन को बिल्कुल भी गर्मी या दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने जो विरासत मिली थी उसकी शक्ति ने उसे सुरक्षित रखा था। आर्यन नलिनी की इस ज्वाला का सामना करते हुए बहुत बेपरवाह दिख रहा था। नलिनी को कुछ अजीब लगा। जब वो उसकी स्वर्गीय ज्वाला से घिरा हुआ था तो आर्यन ने कोई आवाज क्यों नहीं की? वो जानती थी कि उसकी आग कितनी शक्तिशाली है। सामान्य लोग इस सुनहरी कैद में टिक नहीं सकते हैं। उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन आर्यन की ओर से एक भी दर्द की चीख सुनाई नहीं पड़ी। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर नलिनी ने अपनी स्वर्गीय स्वर्ण ज्वाला को वापस खींच लिया। जैसे ही ज्वाला हटी, नलिनी ने देखा कि आर्यन हवा में आलस्य से लेटा हुआ था। उसने एक हाथ से अपने सिर को सहारा दिया हुआ था। क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही शक्ति है? आर्यन ने उबासी ली। वो मानो नलिनी को चिढ़ा रहा था। ये देखकर नलिनी के मन की आग और भी भड़क गई। उसकी सुनहरी ज्वाला की आभा पहले से भी अधिक प्रबल हो गई और उसके चारों ओर एक उग्र तूफान उठने लगा। अब वो अपनी शक्ति को नहीं रोक रही थी। इस बार वो उस व्यक्ति से लड़ने में अधिक गंभीर होगी जिसने उसे कम आंकने की हिम्मत की थी। उसने अपना हाथ वहराया और एक विशाल स्वर्गीय स्वर्ण ज्वाला आर्यन की ओर बढ़ी। वो आग की लहरों जैसी थी जो आर्यन को निगलने के लिए तैयार थी। अब नलिनी को आर्यन के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। वो अपनी पूरी शक्ति दिखाने वाली थी। जब वो ज्वाला उसकी ओर बढ़ी तब भी आर्यन बहुत शांत दिखा। उसे पता था कि ये आग उसे चोट नहीं पहुंचा सकती। नलिनी को एक अग्नि साधिका के रूप में देखकर आर्यन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उसे उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। वो सुनहरी आग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख करती जा रही थी। धड़ाम! ज्वाला आर्यन से टकराई और एक जोरदार विस्फोट हुआ। वो जंगल जो पहले पेड़ों से भरा था अब सुनहरी आग के सागर में बदल चुका था। आर्यन उस आग के सागर के बीच से प्रकट हुआ और फिर से नलिनी के सामने तैरने लगा। नलिनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बकवास कैसे संभव है। नलिनी देवलोक से आई थी और उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी थीं जो कल्पना से परे थीं, लेकिन ये पहली बार था जब उसने कुछ इतना बेतुका देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन उसकी स्वर्गीय ज्वाला के हमले के बाद भी कैसे बचा हुआ है। उसके शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था और उसके कपड़े भी साबुत थे। तो तुम भी काफी शक्तिशाली निकले। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने आत्मविश्वासी हो। नलिनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन वास्तव में मजबूत था। वो इस ग्रह का पहला साधक था जो इतने समय तक उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम रहा था। मैं बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं हूं, शायद आप ही बहुत कमजोर हैं। अब आर्यन का पलड़ा भारी था, इसलिए वो नलिनी को थोड़ा और चिढ़ाने लगा। नलिनी हर चीज में बहुत गंभीर रहने वाली महिला थी। उसने आर्यन की बातों को एक अपमान के रूप में लिया। उसके शरीर से अत्यंत शक्तिशाली प्रोफाउंड ऊर्जा निकली जिससे आकाश और धरती कांपने लगे। वो वास्तव में बहुत क्रोधित थी। उसकी आभा ने आसपास के वातावरण को प्रभावित करना शुरू कर दिया और उजाला देखते ही देखते अंधकार में बदलने लगा। नलिनी की उंगली की नोक पर एक छोटी कंचे जैसी स्वर्गीय ज्वाला प्रकट हुई। उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई और वो छोटी आग देखते ही देखते बहुत विशाल हो गई। अब वो छोटी आग एक सूर्य के छोटे संस्करण में बदल चुकी थी। नीचे की जमीन ऊपर की ओर उठने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो छोटा सूर्य अपने आसपास के गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित कर रहा है। देखते हैं कि क्या तुम इस बार मेरे हमले को झेल पाते हो। गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा। नलिनी ने अपने ऊपर चमकते उस छोटे सूर्य को आर्यन की ओर फेंक दिया। अध्याय 327 चेहरे पर एक घाव। गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा की शक्ति अत्यंत भयानक थी। ओवरलॉर्ड रेल्म के शिखर स्तर पर रहने वाले साधारण साधकों को भी इस हमले की दीप्तिमान आभा मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते। वो गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन एक बार फिर बहुत शांत दिखा, जबकि वो विशाल शक्ति उसकी ओर आ रही थी। धड़ाम! गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा आर्यन से टकराया। बूम! एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की शक्ति परमाणु बम से दर्जनों गुना अधिक थी।
इस धमाके ने एक बहुत शक्तिशाली भूकंप पैदा किया, जिसे पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता था। जब विस्फोट का असर कम हुआ तो ठीक उसी जगह पर एक विशाल गड्ढा बन गया था जहां आर्यन खड़ा था। इस गड्ढे का व्यास 100 किलोमीटर से अधिक होने का अनुमान था। हजारों किलोमीटर के जंगल और आसपास के पहाड़ पूरी तरह समतल हो चुके थे। इस हमले ने यहाँ के आधे जंगल को लगभग मिटा दिया था। इसकी विनाशकारी शक्ति इतनी अधिक थी कि ये एक पूरे देश को नष्ट कर सकती थी। नलिनी ने उस विशाल गड्ढे को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक दिन उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नलिनी ने खून की उल्टी की। ऐसा लग रहा था कि उसने गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा तकनीक का उपयोग करने के लिए खुद को बहुत अधिक धक्का दिया था। परिणाम ये हुआ कि उसका शरीर उस बोझ को सहन नहीं कर सका। नलिनी जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर की प्रोफाउंड ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। असहनीय दर्द के साथ साथ वो इस समय बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी। जो तुमने अभी किया, क्या वो कुछ ज्यादा नहीं था? नलिनी के पीछे से एक आवाज आई। नलिनी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और ये देखकर स्तब्ध रह गई कि आर्यन उस भयानक हमले के बाद भी जीवित था। इतना ही नहीं, वो पूरी तरह स्वस्थ दिख रहा था और उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। तुम कैसे? नलिनी अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और उसने फिर से खून की उल्टी की। गोल्डन फ्लेम सुपरनोवा के उपयोग से उसके शरीर के पुराने घाव और भी बदतर होते जा रहे थे। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? आर्यन ने उस रहस्यमयी महिला की हालत पूछी। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, बस मुझे जल्दी से मार डालो। नलिनी ने हार मान ली थी। उसके पास अब लड़ने की ताकत नहीं थी। तुम्हें मार दूं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हूं। आर्यन नलिनी के करीब पहुंचा। वो मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को देखने के लिए उत्सुक था। नलिनी में कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी। वो केवल चुप रहकर यह स्वीकार कर सकती थी कि आर्यन उसके साथ क्या करेगा। आर्यन ने हाथ बढ़ाया और वो मुखौटा हटा दिया। उसने नलिनी की शारीरिक बनावट से अंदाजा लगाया था कि वो सुंदर होगी, लेकिन मुखौटा हटने के बाद उसने जो चेहरा देखा वो मीरा की सुंदरता के बिल्कुल बराबर था। पर अफसोस, उस सुंदर चेहरे पर एक घाव था जो काफी भयानक लग रहा था। इसी घाव ने नलिनी की सुंदरता को अधूरा बना दिया था। मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर तुम्हें निराशा नहीं हुई? नलिनी ने कड़वाहट के साथ कहा। यही कारण था कि वो अपना चेहरा छिपाती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इस भयानक घाव को देखे। उसे अपने इस रूप से नफरत थी। नहीं, मुझे लगता है कि तुम अभी भी बहुत सुंदर हो। आर्यन के लिए वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत थी। नलिनी का चेहरा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पुरुष उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेगा, जबकि उसका चेहरा इतना डरावना दिख रहा था। तुम झूठे आदमी हो। तुम ईमानदारी से क्यों नहीं कहते कि मैं बदसूरत हूं? नलिनी ने लजाते हुए कहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम वास्तव में सुंदर हो। आर्यन असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि नलिनी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था। उसकी बातों ने नलिनी के चेहरे को और भी लाल कर दिया। उसने आर्यन की आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि उसकी बातें सच्ची थीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं सुंदर हूं? नलिनी ने पूछा। तुम खुद आईने में क्यों नहीं देखती और फिर बाहर की उन महिलाओं से तुलना क्यों नहीं करती जिनका चेहरा तुमसे भी बुरा है? आर्यन ने उसे समझाया कि उसे भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि उसे ऐसा चेहरा मिला है। नलिनी सोचने लगी। ये सच था कि दुनिया में बहुत सी ऐसी स्त्रियां थीं जो उससे भी अधिक दुखद स्थिति में थीं। उसे इस रूप के लिए भी आभारी होना चाहिए था। आर्यन की बातों ने उसका दिल छू लिया और अब उसने खुद से नफरत करना बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद से नफरत करने की जरूरत नहीं है। नलिनी ने मुस्कुराते हुए आर्यन का आभार व्यक्त किया। इतने समय बाद आखिरकार वो फिर से मुस्कुरा सकी। वैसे तुम इस घाव को क्यों नहीं ठीक करती? तुम्हारे पास जितने संसाधन हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई ना कोई औषधि मिल ही गई होगी। आर्यन को ये अजीब लगा। ये कोई साधारण घाव नहीं है। इसे एक शक्तिशाली विरासत वाली आर्टिफैक्ट से बनाया गया था। साधारण दवाएं इसे ठीक नहीं कर सकती, नलिनी ने बताया। आर्यन समझ गया, पर उसने ये नहीं पूछा कि उसके साथ ये क्रूरता किसने की थी। मास्टर, क्या आपके पास अभी भी वो हेवनली ब्यूटी पिल नहीं है जो आपको फेरी गेट का स्तर बढ़ाने पर मिली थी? आप वो गोली इस महिला को क्यों नहीं देते? वो शायद मीरा से आपकी रक्षा करने में मदद कर सके। अवनी ने सुझाव दिया। शुरू से ही अवनी को नलिनी से कोई बुरी भावना नहीं महसूस हुई थी। वो सब बस एक गलतफहमी थी। आर्यन को याद आया कि उसके पास वो गोली है। उसने फेरी गेट स्टोरेज से वो सुनहरी गोली निकाली। जल्दी अपना मुंह खोलो, उसने आदेश दिया। तुम क्या चाहते हो? नलिनी को समझ नहीं आया। बस जल्दी करो, ये एक आदेश है। नलिनी ने आज्ञाकारी भाव से अपना छोटा सा मुंह खोला और आर्यन ने वो गोली नलिनी के मुंह में डाल दी। वो गोली सीधे नलिनी के पेट में चली गई। नलिनी बिल्कुल तैयार नहीं थी और उसने वो गोली निगल ली जिसके बारे में उसे कोई सुराग नहीं था कि वो क्या थी। अध्याय 328। महारानी, तुमने अभी मुझे क्या दिया? नलिनी ने घबराते हुए आर्यन से पूछा कि उसने उसे अभी क्या खिलाया है। ही, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें क्या दिया है।
आर्यन नलिनी को देखकर धीरे से हंसा। आर्यन के मुस्कान देखकर नलिनी को कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि शायद आर्यन ने उसे कोई जहर दिया है। नलिनी ने आर्यन को गलत समझा। उसे लगा कि आर्यन भी अन्य पुरुषों की तरह ही है, जबकि आर्यन का इरादा नेक था। हेवनली ब्यूटी पिल खाने के बाद नलिनी को महसूस हुआ कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। उसके मन में आया कि शायद आर्यन ने उसे कोई कामोत्तेजक एफ्रोडीजियाक गोली दी है। ये सोचकर वो थोड़ा डर गई, परंतु वो गोली अपना काम करने लगी थी। उसने नलिनी की त्वचा की उन कोशिकाओं की मरम्मत शुरू कर दी जिन्हें ठीक करना कठिन था। चेहरे के घाव से हल्का धुआं निकलने लगा और वो घाव बहुत तेजी से सूखने लगा। जब घाव पूरी तरह सूख गया तो उसका निशान पपड़ी बनकर जमीन पर गिर गया। अब नलिनी का चेहरा अत्यंत सुंदर और कोमल दिख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई घाव नहीं था। इस समय वो इतनी दीप्तिमान और सुंदर लग रही थी जैसे कोई अत्यंत शालीन देवी हो। आर्यन उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। नलिनी ने तुरंत अपना हाथ चेहरे पर वहां लगाया जहां पुराना घाव था। वो ये जानकर हैरान रह गई कि उसकी त्वचा अब रेशम जैसी मुलायम थी। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक आईना निकाला। आईने में अपना चेहरा देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा न केवल ठीक हो गया था, बल्कि पहले से कहीं अधिक सुंदर दिख रहा था। अपनी सुंदरता वापस पाकर नलिनी इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी ने आर्यन का आभार माना। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने आर्यन को गलत समझा था। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। आर्यन ने वहां से जाने का फैसला किया क्योंकि वो नलिनी की सुंदरता के सामने खुद को और नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उस गोली का असर इतना जबरदस्त होगा। रुको, नलिनी जमीन से उठी। वो आर्यन को रोकना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी कमजोर था। जैसे ही वो खड़ी हुई उसके पैर डगमगा गए। वो गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने पीछे से उसकी कमर को पकड़कर उसे सहारा दिया। दोनों की स्थिति काफी कामुक, एम्बिगुअस थी। आर्यन उसे किसी प्रेमी की तरह बाहों में भरे हुए था। नलिनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पुरुष उसे इस तरह पकड़ेगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे आर्यन की बाहों में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। नलिनी के शरीर से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। आर्यन उसके सुनहरे बालों की महक महसूस कर सकता था, जिससे उसकी उत्तेजना फिर से बढ़ने लगी। आर्यन का छोटा भाई जाग गया और उसने नलिनी के सुंदर नितंबों को छुआ। नलिनी को अपने पीछे कुछ सख्त महसूस हुआ। जिज्ञासावश उसने हाथ पीछे ले जाकर उस सख्त चीज को पकड़ लिया। उसके कोमल हाथों ने आर्यन के उस विशाल अंग को छुआ और उसे थोड़ा दबाया। आर्यन नलिनी के इस साहस से चकित रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी शालीन दिखने वाली देवी ऐसा कुछ करेगी। आर्यन के मुंह से आह निकल गई। पहले तो नलिनी उलझन में थी कि ये क्या है, लेकिन आर्यन की आवाज सुनकर उसे तुरंत समझ आ गया। उसने झटके से अपना हाथ हटा लिया। मुझे माफ कर दो, उसने शर्मिंदगी से कहा। उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो चुका था। कोई बात नहीं। आर्यन को थोड़ा अफसोस हुआ जब उसके कोमल हाथ वहां से हटे। इस घटना के बाद दोनों के बीच का माहौल थोड़ा अजीब, ऑकवर्ड हो गया। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूं? नलिनी ने बातचीत शुरू की। मेरा नाम आर्यन है, तुम मुझे आर्यन कह सकती हो। तो तुम्हारा नाम आर्यन है? मैं नलिनी हूं। जब उसने आर्यन का नाम लिया तो उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि आर्यन को लगा जैसे वो पिघल जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या देवलोक की महिलाओं की आवाज इतनी ही कोमल होती है। आर्यन को लगा कि वो इस महिला के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा, वरना उसकी सुंदरता और आवाज उसकी आत्मा को ही सोख लेगी। वो इतनी सुंदर थी कि आर्यन उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने मीरा को जाने दिया था, पर वो नलिनी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। आर्यन ने नलिनी को गोद में उठाया और उसे उस होटल की ओर ले गया जहां उसने कमरा लिया था। नलिनी बहुत आज्ञाकारी लग रही थी। उसे भी लगा कि इस कमजोरी की हालत में अकेले रहना ठीक नहीं होगा। वो आर्यन की छाती से चिपक गई। मुझे बताओ, तुम मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हो, जबकि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? उसने पूछा। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे एक जानी पहचानी अनुभूति मिलती है, आर्यन ने कहा। बस यही? नलिनी को यकीन नहीं हुआ। एक और बात, तुम बहुत सुंदर हो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जैसी सुंदर देवी को पाना चाहता हूं। आर्यन ने अपना इरादा नहीं छिपाया। लगता है मैं गलत थी, तुम भी बाकी पुरुषों जैसे ही निकले, नलिनी ने शर्माते हुए कहा। मैं एक सामान्य पुरुष हूं, जाहिर है मुझे तुम्हारी जैसी सुंदरता पसंद आएगी। कम से कम तुम ईमानदार तो हो, ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट है। नलिनी को लगा कि आर्यन उन पुरुषों से बेहतर है जो चालाकी से करीब आते हैं। क्या तुम जानते हो मैं एक विधवा महारानी हूं, इसलिए मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। नलिनी ने अपनी पहचान बताई। क्या? लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे भीतर कुमारी इन महसूस कर सकता हूं, फिर तुम महारानी कैसे हो सकती हो? आर्यन उलझन में था।
ये स्पष्ट था कि वो एक कुमारी थी, फिर उसने खुद को विधवा महारानी क्यों कहा? उसे लगा कि शायद नलिनी उसका मजाक उड़ा रही है। अध्याय 329 इटर्नल सन स्टार रेल्म। नलिनी ने अपना सिर हिलाया। मैंने एक राजा से शादी की थी जिसने इटर्नल सन स्टार रेल्म पर राज किया था। देवलोक में मुझे अक्सर सूर्य की साम्राज्ञी कहा जाता था। नलिनी ने आर्यन को बताया कि वो वास्तव में कौन थी। ये सुनते ही आर्यन तुरंत अपनी जगह पर रुक गया। उसने नलिनी की ओर अविश्वसनीय नजरों से देखा। तुम पश्चिमी देवलोक की 4 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हो। आर्यन को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बाहों में मौजूद महिला पश्चिमी देवलोक की उन 4 महान सुंदरियों में से एक है। नलिनी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं देवलोक की 4 सबसे सुंदर महिलाओं में से एक हूं। उसने इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया। लेकिन तुम यहां क्यों हो? तुम्हें तो इटर्नल सन स्टार रेम में होना चाहिए था। आर्यन ये जानना चाहता था कि नलिनी जैसा व्यक्तित्व पृथ्वी पर कैसे पहुंचा। कहानी थोड़ी लंबी है, क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? नलिनी को अपनी आप बीती साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बिल्कुल, क्यों नहीं। आर्यन को उसकी कहानी सुनने में बहुत दिलचस्पी थी। इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। मैं स्टार होली फ्लेम स्टार रेल्म से आई हूं, जो 7वें स्थान पर आने वाला एक शीर्ष स्तर का तारा है। उस समय मैं शाही परिवार की एक युवा राजकुमारी थी और सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देती थी। इसलिए बहुत कम लोग जानते थे कि मैं इतनी सुंदर हूं। उसने बताया कि अतीत में वो आज की तरह प्रसिद्ध नहीं थी। मेरा परिवार होली फ्लेम स्टार रेल्म का शासक है। उस समय मेरा परिवार एक बहुत ही गंभीर संकट से गुजर रहा था। हम विनाश के कगार पर थे और संभावना थी कि हमें मध्य श्रेणी के तारे के रूप में नीचे गिरा दिया जाएगा। जब हम एक हताश स्थिति में थे, तब एक आदमी हमारे यहाँ आया। उसने अचानक हमारी मदद की और बिना कुछ बदले में मांगे हमें उस संकट से बाहर निकाला। क्या वो आदमी इटर्नल सन स्टार रेल्म का अधिपति राजा था? आर्यन ने पूछा। नलिनी ने सिर हिलाया। हाँ, वो आदमी इटर्नल सन स्टार रेल्म का शाश्वत शासक राजा है। उसका नाम सूर्यकांत है। वो पश्चिमी देवलोक के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। उसने आर्यन को बताया कि सूर्यकांत बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। जब मेरे पिता को पता चला कि वो आदमी इटर्नल सन स्टार रेल्म का स्वामी राजा है, तो उन्होंने मेरी शादी उससे करने का फैसला किया। पश्चिमी क्षेत्र के किसी शासक से शादी करना एक बड़ा सौभाग्य माना जाता था। उस समय मैं मना नहीं कर सकती थी। मैं केवल अपने पिता के आदेशों का पालन कर सकती थी। फिर आगे क्या हुआ? आर्यन आगे की कहानी जानने को उत्सुक था। जाहिर है, मैंने सूर्यकांत से शादी की, जिसके बाद मुझे मुख्य साम्राज्ञी के रूप में अपनाया गया। उस समय सूर्यकांत मेरे प्रति बहुत दयालु था। उसने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी, यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे संसाधन भी दिए गए। उन संसाधनों का उपयोग करके कुछ हजार वर्षों के भीतर मैं साधना के शिखर तक पहुंच सकी। क्या उस आदमी ने हजारों सालों तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया? आर्यन को इस बात की जिज्ञासा हुई। नलिनी ने सिर हिलाया। शादी के बाद उसने और मैंने कभी एक बिस्तर साझा नहीं किया, यहाँ तक कि उसे छूना भी केवल कुछ ही बार हुआ होगा। पहले मैं इसे लेकर चिंतित थी, लेकिन सूर्यकांत की दयालुता के कारण धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो गई। उन दोनों के बीच कभी सामान्य पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा। आर्यन को लगा कि शायद सूर्यकांत नपुंसक था, वरना वो नलिनी जैसी सुंदर देवी को कैसे नहीं छूता। सूर्यकांत की ईमानदारी और दयालुता के कारण मैं वास्तव में उस पर विश्वास करने लगी थी, जब तक कि एक दिन उसने मुझसे कुछ मांगा। वो तुमसे क्या चाहता था? आर्यन कहानी में और भी गहराई से जुड़ गया। सूर्यकांत चाहता था कि मैं उसे अपने परिवार के खजाना कक्ष में ले जाऊं। उस समय मुझे बिल्कुल संदेह नहीं हुआ और मैं उसे वहां ले गई। मेरे परिवार में केवल कुछ ही लोगों को वहां जाने की अनुमति है और मेरे पास वहां प्रवेश करने का विशेष अधिकार था। अंदर ले जाने के बाद सूर्यकांत ने अचानक मुझ पर पीछे से हमला कर दिया। मैं इस धोखे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और उस हमले से गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने तुम पर हमला क्यों किया? तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे प्रति बहुत अच्छा था। नलिनी ने आह भरी। तभी मुझे सूर्यकांत की असलियत पता चली। शुरू से ही वो केवल मेरे परिवार के कीमती खजाने को चुराना चाहता था। वो कौन सा कीमती खजाना था? वो हेवनली यूनिकॉर्न का सींग है। देवलोक में ये अत्यंत दुर्लभ खजाना है और केवल मेरा परिवार ही इसका मालिक है। वो सींग का क्या करना चाहता था? आर्यन को इसके उपयोग के बारे में पता नहीं था। यूनिकॉर्न का सींग अमरता की गोली बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य सामग्रियों में से एक है, जो आपको हमेशा के लिए जीवित रख सकती है। तो सूर्यकांत ने केवल उसे चुराने के लिए तुम पर हमला किया? हाँ, शुरू से ही उसकी नज़र उसी चीज पर थी। सब कुछ सूर्यकांत द्वारा नियोजित यानी प्लान्ड था। मेरे परिवार के संकट से लेकर मेरी शादी तक सब कुछ उसी की योजना थी।
अपना मकसद पूरा होने के बाद उसने मुझे फेंक दिया। उसने मेरी साधना स्तर को अपंग कर दिया। इतना ही नहीं, उसी ने मेरे चेहरे पर ये घाव भी बनाए थे। इसके बाद उसने मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन का उपयोग करके दूर फेंक दिया और जब मुझे होश आया मैं इस जगह पर थी। नलिनी ने अपनी कहानी पूरी की। तो इस कारण से तुम इस ग्रह पर हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सूर्यकांत जैसा बड़ा राजा इतना जघन्य काम करेगा। आर्यन स्तब्ध रह गया। सूर्यकांत एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वो पश्चिमी देवलोक का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता है। वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसके लिए अरबों लोगों की जान ही क्यों न चली जाए। नलिनी अब उसकी असलियत जान चुकी थी। अध्याय 330। आज रात तुम सोफे पर सोओगे। ये सब जानने के बाद क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो? नलिनी ने पूछा कि क्या ये जानने के बाद भी आर्यन उसके साथ रहना चाहता है कि वो एक पूर्व राजमाता थी जिसे निर्वासित कर दिया गया था। मैं तुम्हारे जैसे सुंदर देवी को कैसे मना कर सकता हूं? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम एक पूर्व राजमाता हो। मेरे लिए तुम बस एक बहुत ही सुंदर महिला हो। आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने पास आई ऐसी सुंदरता को भला कैसे ठुकरा सकता था? तुम सुंदर महिलाओं से बहुत आसानी से धोखा खा जाते हो। एक दिन तुम्हारी जान किसी सुंदर महिला के दामन के नीचे ही जाएगी। नलिनी ने आर्यन को चेतावनी दी। ही, मुझे तुम्हारे जैसी सुंदर महिला के दामन में फंसने में कोई आपत्ति नहीं है। आर्यन ने नलिनी को छेड़ा। नलिनी का चेहरा हल्का लाल होने लगा। आर्यन की बातें बहुत प्यारी थीं और मन ही मन वो बहुत खुश महसूस कर रही थी। वैसे तुम्हें देवलोक में मौजूद 4 सुंदरियों के बारे में कैसे पता? क्या तुम भी देवलोक से हो? नलिनी ने पूछा। नहीं, मैं बचपन से इसी ग्रह पर रहा हूं। बस मेरे मास्टर जिन्होंने मुझे सिखाया था वे देवलोक से आए थे। उन्होंने ही मुझे प्रशिक्षित किया है ताकि मैं ऐसा बन सकूं। आर्यन ने नलिनी को बताया कि वो देवलोक से नहीं है। तुम्हारे मास्टर का क्या नाम है? आर्यन ने बताया, उनका नाम गुरु वसंत है। तो तुम गुरु वसंत की शिष्य हो? नलिनी वास्तव में गुरु वसंत को जानती थीं। क्या आप मेरे मास्टर को जानती हैं? आर्यन को लगा कि नलिनी उनके नाम से परिचित है। बिल्कुल, मैं उन्हें जानती हूं। वे इटर्नल सनस्टार रेल्म में एक बुजुर्ग से लड़ने आए थे। नलिनी को गुरु वसंत के बारे में पता था कि वे वहां किसी से मुकाबला करने आए थे। मेरे मास्टर का इटर्नल सनस्टार रेल्म के किसी व्यक्ति से लड़ने का क्या कारण था? आर्यन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं इस बारे में थोड़ा अनजान हूं। ऐसा लगता है कि इसमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी शामिल थी। नलिनी को इस मामले के बारे में बहुत स्पष्ट पता नहीं था, सिवाय इसके कि ये निजी रंजिश थी। आर्यन को अभी पता चला कि गुरु वसंत की इटर्नल सनस्टार रेल्म के किसी व्यक्ति से दुश्मनी थी। यह स्वाभाविक था कि गुरु वसंत ने आर्यन को वहां के लोगों से दूर रहने के लिए कहा था। यही असली कारण था। ठीक है, चलो चलते हैं। आर्यन ने नलिनी को उस 5 स्टार होटल में ले गया जहां उसने कमरा लिया था। क्या तुम इस इमारत में रहती हो? नलिनी ने पूछा। ये वो होटल है जहां मैं कुछ समय के लिए रुका हूं। मेरा घर यहां से दूर दूसरे शहर में है, आर्यन ने उसे बताया। वहां मेरी महिलाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। आर्यन ने नलिनी को पहले ही बता दिया। नलिनी को इससे बिल्कुल आपत्ति नहीं थी। वो पुरुषों को कई पत्नियां या उपपत्नियां रखते हुए देखने की आदी थी। उसके राजसी पिता की हजारों उपपत्नियां थीं, इसलिए आर्यन की महिलाओं के बारे में सुनकर उसे अजीब नहीं लगा। आर्यन नलिनी को उस वीआईपी कमरे में ले गया जहां ऐश्वर्या और माधुरी थीं। वो खिड़की के रास्ते से अंदर आया। ऐश्वर्या और माधुरी किसी विषय पर चर्चा कर रही थीं। वे आर्यन के बारे में ही बात कर रही थीं। माधुरी ने ऐश्वर्या को अपने और आर्यन के बारे में सब बता दिया था। ऐश्वर्या ये जानकर काफी हैरान थी कि आर्यन और माधुरी साधक हैं। उसे लगा था कि ऐसी चीजें केवल कहानियों में होती हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे, हवा का एक झोंका आया और उन्होंने मुड़कर देखा कि आर्यन वापस आ गया है। माधुरी और ऐश्वर्या ने देखा कि उसकी बाहों में सुनहरे कपड़ों और सुनहरे बालों वाली एक महिला थी। हा, जैसा कि मेरे पति से उम्मीद थी, आप केवल कुछ घंटों के लिए बाहर गए और एक नई सुंदरी को वापस ले आए। माधुरी ने आर्यन को देखकर मजाक किया। तुम परपीड़क आदमी, तुम वास्तव में सभी महिलाओं के प्राकृतिक दुश्मन हो। ऐश्वर्या असंतुष्ट दिखी जब उसने आर्यन को एक और महिला के साथ देखा। नलिनी आर्यन की बाहों से नीचे उतरी और उसने माधुरी और ऐश्वर्या की ओर देखा। वे दोनों नलिनी का रूप देखकर दंग रह गईं। उसका चेहरा अत्यंत सुंदर था और वो एक बहुत ही शालीन और सुरुचिपूर्ण आभा बिखेर रही थी। उसकी सुंदरता एक अलग ही स्तर पर थी। यहां तक कि माधुरी और ऐश्वर्या भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गईं। पति, आपको ऐसी सुंदरी कहाँ मिली? माधुरी ने तुरंत पूछा। उसने पहले कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी, यहां तक कि इसकी सुंदरता मीनल का आकर्षण से मैच कर सकती थी। नमस्ते, मेरा नाम नलिनी है। मैं होली फ्लेम स्टार रेल्म से हूं और वर्तमान में कुनलुन की पवित्र भूमि में रहती हूं। होली फ्लेम स्टार रेल्म? वो कहाँ है? वे दोनों समझ नहीं पाईं। वो बहुत दूर की जगह है, मुझे भी नहीं पता कहाँ है। आर्यन ने बात संभाली। ओह, वे मान गई। वे थोड़ी थकी हुई लग रही हैं, क्या वो ठीक हैं? माधुरी ने उनकी थकान भांप ली।
मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, बस अपनी शक्ति वापस पाने के लिए थोड़े आराम की ज़रूरत है। नलिनी उनकी देखभाल देखकर भावुक हो गई। अब रात हो गई है, चलो साथ में सोते हैं। अंधेरा हो रहा था, इसलिए आर्यन ने सबको सोने के लिए इनवाइट किया। आज रात तुम सोफे पर सोओगे, ऐश्वर्या ने आर्यन को आदेश दिया। लेकिन मैं चाहता हूं, आर्यन वास्तव में उन तीनों के साथ सोना चाहता था। कोई लेकिन नहीं, तुम्हें सोफे पर ही सोना होगा, ऐश्वर्या ने जोर दिया। आखिर आर्यन एक नई सुंदरी जो ले आया था, जिससे ऐश्वर्या का मूड थोड़ा खराब हो गया था। बहन नलिनी, बहन माधुरी, चलिए हम सोते हैं। ऐश्वर्या ने उन दोनों को बिस्तर पर सोने के लिए बुलाया और आर्यन को सोफे की ओर इशारा कर दिया।